हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहित सचदेव और इस वीडियो में मैं क्लास 12th इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस को एक्सप्लेन कर रहा हूं। यदि मेरी वीडियो आपको समझ आती है, मेरा लेक्चर आपको समझ आता है, तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। 15 अगस्त 1947 को हमें इंडिपेंडेंस मिलती है। वी वर अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म रूल। हमें इंडिपेंडेंस तो मिल गई, बट ब्रिटिश गवर्नमेंट की एक्सप्लॉयटेटिव और डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज़ की वजह से हम रियून हो चुके थे, बैकवर्ड और स्टेगनेंट हो चुके थे। हमारे पॉलिटिकल लीडर्स के सामने उस टाइम पे कई ऐसे चैलेंजेस थे, कई ऐसी चुनौतियां थी जिन्हें हमें टैकल करना था। तो ऐसे कौन कौन से चैलेंजेस थे रिगार्डिंग एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, फॉरेन ट्रेड, डेमोग्राफिक प्रोफाइल। तो उन्हीं चैलेंजेस को हम इस चैप्टर में समझेंगे। उन चैलेंजेस को कैसे हमने डील किया, कैसे टैकल किया, वो हमारे अगले चैप्टर्स का कंसर्न है। इस चैप्टर में सिर्फ उन चैलेंजेस को हमें समझना है कि ब्रिटिशर्स की वजह से इन चैलेंजेस में क्या उनका कंट्रीब्यूशन था। तो लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ब्रिटिश रूल से पहले जो हमारे इंडियन मर्चेंट्स हैं या जो हमारे आर्टिशंस हैं या जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ में इन्वॉल्व लोग हैं, उनकी वर्ल्ड लेवल पे एक रेपुटेशन थी। हमारे यहाँ से कॉटन, सिल्क, टेक्सटाइल, मेटल, प्रीशियस स्टोन्स, स्पाइसेस, इनकी डिमांड दूसरी कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा थी। हमारा एक वर्ल्ड वाइड मार्केट था। हम डोमेस्टिक मार्केट एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट में फॉर फाइन क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड्स के लिए रेपुटेटेड थे। हमारा कितना एक्सपोर्ट होता था, बट ब्रिटिशर्स की वजह से, उनके एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसीज़ की वजह से, उनके डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज़ की वजह से हमारे जो हैंडीक्राफ्ट वर्कर्स हैं या जो हमारे आर्टिशंस हैं या जो हमारी जो वर्ल्ड वाइड रेपुटेशंस हैं, ये उन्होंने डैमेज कर दी। इंडियन इकोनॉमी उस टाइम पे कॉलोनियलिज्म फेस कर रही है। 1947 में हमें इंडिपेंडेंस मिलती है। कॉलोनियलिज्म का मतलब जब एक कंट्री दूसरी कंट्री पे पॉलिटिकल कंट्रोल एज वेल एज इकोनॉमिक कंट्रोल कर ले। जैसे ब्रिटेन ने इंडिया पे कंट्रोल किया, तो ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म इंडिया में था, जिसकी वजह से इंडिया का अंडर डेवलपमेंट हुआ, इंडिया बैकवर्ड एंड स्टेगनेंट हो गई। तो हम इस चैप्टर में यही आगे पढ़ने जा रहे हैं कि क्या क्या ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म की वजह से हमें प्रॉब्लम्स हुई, क्या कैसे सर्कमस्टेंसेस क्रिएट हुए जिसको हमें आगे टैकल करना था। ब्रिटिश कॉलोनियल रूल का जो ऑब्जेक्टिव था कि इंडिया में वो क्यों कंट्रोल करके बैठे थे, तो इसके दो कारण थे। इंडिया को एक्सप्लॉइट करना एज अ सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल, यहाँ के रॉ मटेरियल ब्रिटेन में भेजना और उन्हीं रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बना के इंडिया में बेचना। तो एज अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल भी थे हम, और हमारे ही रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बना के वो हमें ही बेच रहे थे और हमें ही उनका कंज्यूमर बना रहे थे। याद रखिए, ये एक गलत सिंबल होता है कि अगर कोई कंट्री रॉ मटेरियल को, जो प्राइमरी प्रोडक्ट्स हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनको एक्सपोर्ट करे और फिनिश गुड्स को इंपोर्ट करे। ये एक रॉन्ग इंडिकेशन है। तो ब्रिटिशर्स ने हमको एक्सप्लॉइट किया एज अ सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल एंड एज अ कंज्यूमर ऑफ फिनिश गुड्स। ये उनका ड्यूअल ऑब्जेक्टिव था। ये दो पर्पस थे जिनकी वजह से ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इंडिया में था। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है, पेपर में आ सकता है। लेट्स अंडरस्टैंड कि उस टाइम पे एग्रीकल्चर सेक्टर की क्या पोजीशन थी, क्या उसमें प्रॉब्लम्स थी। पहला पॉइंट है लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्शन का मतलब कि आप कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं, और प्रोडक्टिविटी मतलब कि एरिया के हिसाब से आपके पास जितना हेक्टेयर लैंड है उसके हिसाब से कितना प्रोडक्शन होना चाहिए, तो उसको प्रोडक्टिविटी कहते हैं। तो उस टाइम पे प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों ही कम थी। अभी की बात करें रिसेंट टाइम की, तो ब्रिटिश रूल से जब हमें इंडिपेंडेंस मिली थी, उसके मुकाबले अभी की जो प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन है वो कहीं गुना ज़्यादा है। तो आप देख सकते हैं कि उस टाइम पे प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन दोनों ही कम था।
दूसरा, हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, मतलब कि उस टाइम पे जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है वो हाईली डिपेंडेंट था रेनफॉल पे। अगर रेनफॉल होगी तो मतलब आपका हार्वेस्ट अच्छा होगा, आपका प्रोडक्शन अच्छा होगा, फार्मिंग अच्छी होगी। और अगर रेनफॉल नहीं होगी तो आपका प्रोडक्शन अच्छा नहीं होगा। तो इंडियन सेक्टर एग्रीकल्चर में उस टाइम पे टोटली एग्रीकल्चर इरिगेशन पे डिपेंडेंट था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोई भी उस टाइम पे डेवलपमेंट नहीं किया रिगार्डिंग इरिगेशन, कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं दी। इस वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर उस टाइम पे अनसर्टेन था। पुअर रेनफॉल मीन्स पुअर प्रोडक्शन एंड गुड रेनफॉल मीन्स गुड प्रोडक्शन। नेक्स्ट, डोमिनेंस ऑफ सबसिस्टेंस फार्मिंग। सबसिस्टेंस फार्मिंग का मतलब है यदि आप फार्मिंग कर रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ सेल्फ कंजम्पशन, अगर थोड़ा बहुत बच जाएगा तो उसको मार्केट में आप सेल आउट करेंगे। बट आपका मेन पर्पस क्या है कि जो भी आप प्रोड्यूस कर रहे हैं वो आप खुद कंज्यूम करेंगे। उस टाइम पे एग्रीकल्चर सेक्टर वॉज मेजॉरिटी में वो सबसिस्टेंस फार्मिंग था। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द फार्मर्स कमर्शलाइजेशन नहीं कर रहे थे, जो भी प्रोडक्शन हो रहा था उसको सेल्फ कंजम्पशन के लिए यूज़ कर रहे थे। अगर थोड़ा बहुत सरप्लस बचेगा तो उसे ही मार्केट में सेल किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है गल्फ बिटवीन ओनर ऑफ द सॉइल एंड टिलर्स ऑफ द सॉइल। उस टाइम पे चलता था ज़मींदारी सिस्टम, जिसको बोला जाता है लैंड रेवेन्यू सिस्टम भी। ये एक ट्रायंगुलर सिस्टम था जिसमें 3 जने हुआ करते थे, ब्रिटिशर्स, ज़मींदार और टिलर्स या पीजेंट्स। टिलर या पीजेंट जो ज़मींदार के ज़मीन पे काम करते थे। जो ज़मींदार होते थे वो कितना भी अगर उनका प्रोडक्शन हो, फसल ख़राब हो गई, कुछ भी हो गई, ज़मींदार फ्री थे कि वो पीजेंट से रेंट ले सकते थे। वैसे ही ब्रिटिशर्स भी टैरिफ पॉलिसी अपना के रखी थी। अगर फार्मर्स का भले प्रोडक्शन ख़राब भी हो जाता है, डिस्ट्रॉय भी हो जाता है, इसके बावजूद भी फार्मर्स को उन्हें लगान देनी पड़ती थी या टैक्स देना पड़ता था। तो ज़मींदार और ब्रिटिशर्स दोनों ही पीजेंट्स या टिलर्स को एक्सप्लॉइट कर रहे थे। मान लीजिए कि प्रोडक्शन ख़राब हो गया, रेनफॉल नहीं हुई, इसके बावजूद जो टिलर्स होते थे उनको रेंट ज़मींदार्स को देना पड़ता था और रेवेन्यू टैक्स ब्रिटिशर्स को देना पड़ता था। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके 2 लैंड हैं, एक 400 स्क्वायर फीट का एक तरफ है और 600 स्क्वायर फीट का एक तरफ लैंड है, तो इन दोनों में अलग अलग जगहों पे अगर आप प्रोडक्शन करते हो तो वो ज़्यादा प्रोडक्शन होगा कि यदि आपका 1000 स्क्वायर फीट की ज़मीन अलग से है वहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। ऑब्वियसली जो एक साथ आपका 1000 स्क्वायर फीट का जो ज़मीन है वहाँ पे आपका प्रोडक्शन ज़्यादा होगा कंपेयर टू जो अलग अलग फ्रेगमेंटेड है। तो यही प्रॉब्लम उस टाइम पे थी कि जो लैंड होल्डिंग्स थी फार्मर्स के पास वो एक तो छोटी थी और अलग अलग जगहों पे थी। आगे हम कमिंग चैप्टर्स में देखेंगे कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो इसमें एक पॉलिसी लाती है, रिफॉर्म्स लाती हैं, जिससे यदि छोटे छोटे लैंड होल्डिंग्स आपके अलग अलग जगह पे हैं तो गवर्नमेंट आपको एक जगह पे एक साथ वाला लैंड देगी, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन दोनों बढ़ सके। सो यही कारण थे जिसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर उस टाइम पे बैकवर्ड था। याद रखिए 85% जो पॉपुलेशन है वो उस टाइम पे विलेजेस में रहती थी। 72% लगभग पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व थी। तो एग्रीकल्चर सेक्टर उस टाइम पे प्राइमरी सेक्टर था बट बैकवर्ड था उन रीजंस की वजह से जो हमने अभी डिस्कस किए, जैसे इरिगेशन फैसिलिटीज़ ना होना, सब्सिस्टेंस फार्मिंग होना, कमर्शलाइजेशन नहीं था, लैंड रेवेन्यू सिस्टम था जिससे जो टिलर्स ऑफ द सॉइल थे वो एक्सप्लॉइट हो रहे थे, एट्सेट्रा। एक छोटा सा टॉपिक है कि इंडिया की नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम को कुछ इकोनॉमिस्ट ने एस्टिमेट किया था बिफोर इंडिपेंडेंस, और वो इकोनॉमिस्ट थे दादा भाई नावरोजी, विलियम डिग्बाय, फिनले शिरास, VKRV राव एंड RC देसाई। ये भी आपका NCERT क्वेश्चन है और आपसे पूछा जा सकता है कि हु वर द इकोनॉमिस्ट हु कंडक्टेड सर्वे टू फाइंड आउट नेशनल इनकम। अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर की। लाइक एग्रीकल्चरल सेक्टर,
इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑल्सो फेस्ड अंडर डेवलपमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोई भी पॉलिसीज़ नहीं बनाई जिससे इंडिया के जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनका डेवलपमेंट हो सके। याद रखिए, किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट तभी हो सकता है यदि वहाँ की इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट हो, वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ या जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो डेवलप करे, वो प्रॉस्परस करे। बात करते हैं हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री की। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री उस टाइम पे र्यून हो चुका था, डिक्लाइन हो चुका था, जिसकी वर्ल्ड क्लास रेपुटेशन थी, जिसकी दूसरी कंट्रीज़ में डिमांड थी। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री की बात करते हैं। अगर इंडिया से कोई भी हैंडीक्राफ्ट का प्रोडक्ट ब्रिटेन जाता था तो उस पर लगता था एक्सपोर्ट ड्यूटी। एक्सपोर्ट ड्यूटी लगने पर हैंडीक्राफ्ट का वो प्रोडक्ट ब्रिटेन में महंगा हो जाता था। अगर कोई प्रोडक्ट महंगा होगा तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी। तो ये भी एक कारण था कि हैंडीक्राफ्ट वर्कर्स प्रॉब्लम में आ गए थे। ब्रिटेन से जो मशीन मेड प्रोडक्ट हैं वो इंडिया में आते थे, बट उस पर कोई भी इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगती थी। तो ये तो डिस्क्रिमिनेशन है। जब आप हैंडीक्राफ्ट के प्रोडक्ट को ब्रिटेन में एक्सपोर्ट कर रहे हो तब हैंडीक्राफ्ट वर्कर्स को एक्सपोर्ट ड्यूटी पे करना पड़ रहा है, जिससे उनका प्रोडक्ट वहाँ पे महंगा हो जा रहा है। और अगर ब्रिटेन मेड प्रोडक्ट, मशीन मेड प्रोडक्ट इंडिया में इंपोर्ट होगा तो उस पर कोई भी इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लग रही है, जिससे वो प्रोडक्ट इंडिया में सस्ता होगा। तो देखिए, हैंडीक्राफ्ट वर्कर्स के लिए इंटरनेशनल मार्केट तो ख़राब हुआ ही हुआ, साथ ही डोमेस्टिक मार्केट भी उनका र्यून हो गया, क्योंकि उनको स्टिफ कंपटीशन फेस करना पड़ रहा था फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट्स। याद रखिए, एक तो ये टैक्स था, इसी डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी की वजह से जो हैंडीक्राफ्ट वर्कर्स थे, जो उनके इंडस्ट्रीज़ थे, वो शट डाउन हो गई थी। मशीन मेड प्रोडक्ट कॉस्ट में थोड़े लेस एक्सपेंसिव होते थे कंपेयर टू हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट, और क्वालिटी के मामले में भी थोड़े वो फाइन हुआ करते थे। तो लोग वेस्टर्न कल्चर की तरफ भी बढ़ रहे थे। वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करने के लिए भी लोग हैंडीक्राफ्ट को ना खरीद कर मशीन मेड प्रोडक्ट को ख़रीद रहे थे। तो मशीन मेड प्रोडक्ट सस्ता था, क्वालिटी में थोड़ा फाइनर था, और वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करने के लिए जो यहाँ के लोग थे वो ब्रिटिश प्रोडक्ट को या मशीन मेड प्रोडक्ट को यूज़ करने लग रहे थे। एक और रीज़न है कि हैंडीक्राफ्ट वर्कर क्यों र्यून हो गए, इसमें है एंड ऑफ प्रिंसली कोर्ट। पहले जितने भी किंग्स थे, जो राजा महाराजा थे, जो प्रिंसेस थे या प्रिंसली कोर्ट थे, वो पहले इंडिपेंडेंट हुआ करते थे और हैंडीक्राफ्ट वर्कर्स को पैट्रोनेज प्रोवाइड करते थे। पैट्रोनेज मींस अगर हैंडीक्राफ्ट वर्कर्स उन्हें कुछ भी बेचते थे तो उसके लिए उनको खासा कॉम्पनसेशन दिया जाता था। अगर राजा खुश हो जाएगा तो खुश में आकर उनको अच्छी रकम प्रोवाइड करता था। बट बाद में जब प्रिंसली कोर्ट्स ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर आ गए तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनके ट्रेजरी पे, उनके ख़जाने पे भी कंट्रोल करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से जो पहले प्रिंसली कोर्ट या जो राजा महाराजा हैंडीक्राफ्ट वर्कर्स को पैट्रोनेज प्रोवाइड करते थे, वो पैट्रोनेज मिलना हैंडीक्राफ्ट वर्कर्स को बंद हो गई। ये भी एक कारण था कि हैंडीक्राफ्ट वर्कर्स को अपना बिजनेस शट डाउन करना पड़ा। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रीज़ का प्रमोशन इंडिया में नहीं किया। उनका जो मोटिव था केवल ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन लाना था, ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट और डेवलप करना था। उनका जो ये मोटिव था, ऑब्जेक्टिव था, पहला, टू रिड्यूस इंडिया टू द स्टेटस ऑफ मेयर एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड टू मेक इंडिया एज अ मार्केट फॉर देयर फिनिश प्रोडक्ट। हमारे रॉ मटेरियल को ही फिनिश प्रोडक्ट बनाकर हमें ही बेचा जा रहा था। इंडिया में इंडस्ट्रीज़ की जो ग्रोथ रेट थी वो बहुत कम थी, हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। अगर हम कोई भी फिनिश प्रोडक्ट वहाँ पे बेचेंगे मान लीजिए, तो उस पर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती थी, जिससे वो महंगा हो जाए। हमारा इंटरनेशनल मार्केट उन्होंने र्यून कर दिया, और जब वो कोई फिनिश प्रोडक्ट इंडिया में भेजेंगे तो उस पर कोई भी इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी, जिससे उनका प्रोडक्ट यहाँ पे सस्ता हो जाएगा। तो इससे स्टिफ कंपटीशन हमें फेस करना पड़ रहा था। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री पूरा डिक्लाइन हो चुका था और हमारी डिमांड डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट में र्यून हो चुकी। अब बात करते हैं कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ये है ना, थोड़ा सा पॉजिटिव एस्पेक्ट भी माना जाता है ब्रिटिश गवर्नमेंट का, कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर को प्रमोट किया। पहले चल रही थी सब्सिस्टेंस फार्मिंग, मींस जो फार्मर्स थे वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए प्रोडक्शन कर रहे थे, ना कि टू सेल इन द मार्केट। अगर कुछ बच जाए सरप्लस तो ही उसको मार्केट में बेचा जाता था। इसे सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं। कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हो गया था क्योंकि ब्रिटिशर्स की डिमांड थी कि जो
इंडिया के जो फार्मर्स हैं वो कॉटन, इंडिगो, जूट, ग्राउंडनट, शुगर केन, शुगर, स्पाइसेस इनको प्रोड्यूस करें और इन रॉ मटेरियल्स को बेचा जाए कहाँ पे? ब्रिटेन में। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया? हाई प्राइजेस प्रोवाइड किए फार्मर्स को, उन्हें एडवांस दे दिया गया और एडवांस की लालच में जितने भी फार्मर्स थे वो कमर्शियलाइजेशन की तरफ बढ़ने लग गए और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो उनसे डिमांड कर रही थी उसको पूरा करने लग गए। बाद में जो फार्मर्स हैं वो अपने एडवांस ले लेते थे तो बाद में मुकर नहीं सकते थे, इस वजह से भी उनको बाद में बहुत प्रॉब्लम फेस करने लग गए। जैसे आपने चंपारण का केस सुना होगा कि 1917 में महात्मा गांधी चंपारण गए थे क्योंकि ब्रिटिशर्स ने पहले फार्मर्स को बोला था कि इंडिगो आप प्रोड्यूस कीजिए और बाद में उन्होंने मना कर दिया कि हमें इंडिगो नहीं चाहिए। तो इसका खूब विरोध हुआ था और महात्मा गांधी ने सत्याग्रह लॉन्च किया था चंपारण में, जो अभी बिहार में है। आपको पता है कि ट्रेड 2 टाइप्स के होते हैं, इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड जैसे फॉरेन ट्रेड या ट्रांसनेशनल ट्रेड या मल्टीनेशनल ट्रेड भी कहा जाता है। इस चैप्टर में हम उस टाइम के फॉरेन ट्रेड के बारे में भी पढ़ेंगे। फॉरेन ट्रेड का मतलब कि अगर कोई भी ट्रेड जैसे बाइंग एंड सेलिंग आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ द कंट्री हो रहा है, मतलब अगर हम दूसरी कंट्री से डील कर रहे हैं, उनको कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हैं या उनसे इंपोर्ट कर रहे हैं, तो इसी को ही फॉरेन ट्रेड कहा जाता है। कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जैसे वॉल्यूम ऑफ ट्रेड। वॉल्यूम ऑफ ट्रेड का मतलब है कि हम कितना इंपोर्ट या कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं। डायरेक्शन ऑफ ट्रेड, डायरेक्शन ऑफ ट्रेड का मतलब है कि हम किन कंट्रीज़ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, किन कंट्रीज़ से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ये डायरेक्शन ऑफ ट्रेड और वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, इन दोनों टर्म्स को आपको ध्यान रखना है। जब भी कोई कंट्री फॉरेन ट्रेड करती है तो उसमें 2 सिचुएशंस क्रिएट हो सकती है, सरप्लस ट्रेड एंड डेफिसिट ट्रेड। सरप्लस ट्रेड मींस अगर आपकी कंट्री का एक्सपोर्ट ज़्यादा है और इंपोर्ट कम है तो उसे सरप्लस ट्रेड या फेवरेबल ट्रेड कहा जाता है, और यदि आपकी कंट्री का इंपोर्ट ज़्यादा है और एक्सपोर्ट कम है तो उसे अनफेवरेबल ट्रेड या डेफिसिट ट्रेड कहा जाता है। भले इंडिया में उस टाइम पे सरप्लस ट्रेड चल रहा था, सरप्लस ट्रेड जो फ़ायदे की बात होती है, बट सरप्लस ट्रेड का फ़ायदा ब्रिटिशर्स अपने लिए यूज़ कर रहे थे, इंडिया के डेवलपमेंट के लिए उस सरप्लस को यूज़ नहीं कर रहे थे। दादा भाई नावरोजी ने एक बुक लिखी थी, ड्रेन ऑफ इंडियाज़ वेल्थ, जिसमें उन्होंने यही बात बताई थी कि इंडिया में सरप्लस ट्रेड चल रहा था, बट इस सरप्लस ट्रेड का बेनिफिट इंडियंस को ना मिलके ब्रिटिशर्स खुद उठा रही थी। जैसे पहला है, मेकिंग पेमेंट फॉर द एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय ऑफिस सेटअप बाय कॉलोनियल गवर्नमेंट इन ब्रिटेन। अपने ऑफिस एक्सपेंस या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को बियर करने के लिए वो सरप्लस ट्रेड को यूज़ कर रही थी, ना कि इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर या यहाँ के लोगों के डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर रही थी। जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट उस टाइम पे वॉर्स लड़ती थी, वॉर एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए इस सरप्लस ट्रेड को यूज़ किया जाता था। अगर कुछ भी इंपोर्ट करना है ब्रिटिशर्स को तो उसके लिए उस सरप्लस ट्रेड के बेनिफिट को यूज़ किया जाता था, ना कि इंडिया के डेवलपमेंट में उसे यूज़ किया जाता था। नेक्स्ट टॉपिक है डेमोग्राफिक प्रोफाइल। डेमोग्राफिक प्रोफाइल का मतलब है द कंडीशन या स्टेटस ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन ज़्यादा है, पॉपुलेशन कम है, या पॉपुलेशन की बर्थ रेट क्या है, डेथ रेट क्या है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब है कि 1 साल से कम उम्र के कितने बच्चों की 1 साल में डेथ हो रही है। और लिटरेसी रेट उस टाइम पे क्या था, मेल लिटरेसी रेट, फीमेल लिटरेसी रेट। लिटरेसी का मतलब है कि ऐसे कितने लोग थे जो सिर्फ लिखना या पढ़ना जानते थे। याद रखिए, लिटरेसी और एजुकेशन अलग है। लिटरेसी का मतलब केवल लिखना या पढ़ना होता है, तो इसके बारे में भी हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। ईयर 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहा जाता है, क्योंकि इससे पहले पॉपुलेशन या तो बढ़ रही थी या तो घट रही थी। बट आफ्टर 1921 पॉपुलेशन कभी घटी नहीं है, पॉपुलेशन की रेट केवल बढ़ती ही गई है। इसलिए ईयर 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहा जाता था। Demographic conditions during the British rule suggested all the features of a backward economy. उस टाइम पे बर्थ रेट ज़्यादा था, डेथ रेट भी ज़्यादा था ड्यू टू पुअर हेल्थ कंडीशंस ड्यू टू पॉवर्टी।
उस टाइम पे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। 1921 से पहले बढ़ भी रही थी, घट रही थी, बट आफ्टर 1921 पॉपुलेशन ग्रोथ रेट सिर्फ बढ़ती ही गई है। उस टाइम पे लिटरेसी रेट बहुत कम थी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा थी। ये इंडिकेशंस हैं कि कितनी बैकवर्ड इकोनॉमी थी, कितनी ख़राब कंडीशन थी, कितना हेल्थ स्टेटस, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब था। उस टाइम पे लिटरेसी लेवल लेस देन 16% था। फीमेल लिटरेसी की तो और हालत ख़राब थी, 7%। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट उस पर ज़्यादा था। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वॉज 218 पर 1000, मतलब कि अगर 1000 बच्चे पैदा होंगे तो उसमें से 218 की डेथ हो जा रही थी। करंटली ये 44 है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब एवरेज लाइफ उस टाइम पे कितनी थी, तो उस टाइम पे 32 ईयर्स थी, अभी 68 ईयर्स अराउंड है। उस टाइम पे एक्सटेंसिव पॉवर्टी थी, पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ बिल्कुल ख़राब थी, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था। उस टाइम पे एपिडेमिक्स मतलब जो महामारी थी वो बहुत फैलती थी। वाटर और एयर बॉर्न डिसीजेस उस टाइम पे बहुत कॉमन थे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोई भी इंसेंटिव शो नहीं किया, कोई भी ऐसी पॉलिसीज़ नहीं बनाई जिससे इंडिया में पॉवर्टी को इरेडिकेट किया जा सके या हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर या एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा सके। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, जो पॉपुलेशन है वो डिफरेंट ऑक्यूपेशंस में डिवाइडेड है, जैसे कितने लोग बिजनेस में हैं, कितने प्रोफेशन में हैं, कितने एम्प्लॉयमेंट में हैं। तो फ़िलहाल यहाँ पे हम अकॉर्डिंग टू सेक्टर्स देख रहे हैं कि कौन किस किस सेक्टर्स में था, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। ये तीनों सेक्टर्स में अगर हम पॉपुलेशन को क्लासिफाई करेंगे तो उसे ही कहा जाता है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। उस टाइम पे भी ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर इंडिया का बहुत ख़राब था और ये बैकवर्डनेस को शो कर रहा था। उस टाइम पे इंडियन पॉपुलेशन में जो लोग काम कर रहे थे उसका लगभग 72% पॉपुलेशन प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व था, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 10% और बचा हुआ सर्विस सेक्टर में। तो जो प्राइमरी सेक्टर था उस टाइम पे मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा था। ये भी बैकवर्डनेस को शो कर रहा है कि मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज़ डिपेंडेंट ऑन वन सेक्टर। जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उससे ज़्यादा इंडस्ट्रियल सेक्टर हो रहा था सर्टेन पार्ट्स ऑफ द कंट्री में, जैसे अभी का तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल। जबकि जो उड़ीसा, राजस्थान और पंजाब जैसे क्षेत्र थे वहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर ज़्यादा था। ओवरऑल अगर इंडिया लेवल की बात करें तो इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर वॉज द मेन एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडिंग सेक्टर, जहाँ पे हैवी डिपेंडेंस है पॉपुलेशन की फॉर एम्प्लॉयमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर में उस टाइम पे रेलवे, पोर्ट, रोडवेज़ या टेलीग्राफ जैसे डेवलपमेंट ब्रिटिशर्स ने किया था, बट इनका भी जो डेवलपमेंट किया था वो उनका सेल्फ मोटिव था, इंडिया का डेवलपमेंट करना नहीं था। और फर्स्ट ट्रेन रेन फ्रॉम बॉम्बे मुंबई टू थाने इन 1853, ये क्वेश्चन भी पेपर में आ जाता है। बात करते हैं कि रेलवे को ब्रिटिशर्स ने इंडिया में क्यों इंट्रोड्यूस किया। अगर ब्रिटेन से कोई भी इंपोर्ट इंडिया में होगा वो सी पोर्ट पे आएगा, सी पोर्ट से इंडिया के कॉर्नर्स तक पहुंचाने का काम रेलवे करेगा। अगर एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे अगर कोई भी ट्रेड करना है, कोई भी गुड्स एंड अदर प्रोडक्ट्स को पहुंचाना है तो उसके लिए रेलवे को यूज़ किया जाता था। आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं हैंडीक्राफ्ट वर्कर्स को। हैंडीक्राफ्ट वर्कर्स का डोमेस्टिक मार्केट बिल्कुल र्यून हो गया बिकॉज ऑफ रेलवे, बिकॉज रेलवे की वजह से जो ब्रिटेन से प्रोडक्ट आ रहे हैं सी पोर्ट तक, वो सी पोर्ट से इंटीरियर्स ऑफ द कंट्री तक पहुंचाने का काम रेलवे कर रहा था। तो रेलवे पॉजिटिव एस्पेक्ट में भी लिया जाता है कि ना 1853 में जब रेलवे को इंट्रोड्यूस किया गया तो ये पॉजिटिव एस्पेक्ट है, बट इससे कहीं ज़्यादा इसका नेगेटिव एस्पेक्ट था। बहुत लोगों ने इसका विद्रोह किया था कि रेलवे इंडिया में नहीं आए। अगर दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो रोडवे का भी काम यही था कि रोड के थ्रू आप अपने गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाएंगे, तो ब्रिटिशर्स अपना ट्रेड को एक्सपेंड कर पाए इनटू द इंटीरियर्स ऑफ द कंट्री। एंड जो टेलीग्राफ वगैरह है जिससे कम्युनिकेशन हो पाए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो पाए, एक जगह में जो ब्रिटिश ऑफिसर्स हैं वो दूसरे जगह वाले ऑफिसर्स से कांटेक्ट कर पाएँ।
ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के अगर डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे तो उसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है। काउंटलेस डिसएडवांटेजेस थे ब्रिटिश रूल के इंडिया में। बट अगर कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट की भी बात करें तो उसमें है जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे। रेलवे इंडिया में आया ड्यू टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 1853। बॉम्बे से थाने में पहला चला था रेलवे। जो लोगों का, जो फार्मर्स का सब्सिस्टेंस फार्मिंग वाला आउटलुक था उसको कमर्शियल फार्मिंग में चेंज कर दिया गया। ब्रिटिशर्स ने ही आरबीआई को इस्टेब्लिश किया था 1935 में, और ब्रिटिशर्स ने ही हमको सिखाया कि इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज़ बेस्ड, मोस्ट ऑफ द पार्ट्स आर बेस्ड ऑन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 विच वॉज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है वो ब्रिटिशर्स ने ही इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन है वो इसी एक्ट के ऊपर बेस्ड है। तो याद रखिए कि कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट थे, बट हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि नेगेटिव एस्पेक्ट तो काउंटलेस थे। तो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल की वजह से जो हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिली या जो चैलेंजेस हमारे सामने थे उनको हमने देखा, और कमिंग चैप्टर्स में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हमारे पॉलिटिकल लीडर्स रिफॉर्म्स लाते हैं, कैसे चेंजेस लाते हैं, कैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेस्ड पे लोगों का वेलफेयर किया जाता है, और हम प्रॉस्पेरिटी को अटेंड करते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अटेंड करते हैं। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट चैप्टर्स की वीडियो जल्द ही अपलोड होगी। थैंक यू।